हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या बात है? गुड इवनिंग एवरीवन। यार जुकाम ही नहीं जा रही। आई डोंट नो हाउ टू गेट ओवर कफ एंड रनिंग नोज। या मतलब ऐसे तबीयत ठीक है मेरी, तो पूछा आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? यार मेरी तबीयत ऐसे तो ठीक है, पर वैसे ठीक नहीं है। मतलब आई एम हाफ ओके हाफ नॉट ओके। होता है ना कि मतलब बीमारी है पर बीच की बीमारी हो रखी है कुछ, जो ठीक नहीं हो पा रही है ना? आप ठीक भी हो पर ठीक नहीं भी हो। तो वह बताएंगे। आर यू रेडी एवरीवन? क्या सब लोग तैयार है बेटा? ओह, बिफोर दैट टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दैट इज लेक्चर नंबर 1। Are you ready everyone? Bring it on everyone. Let's get started with today's lecture. मैम बोर्ड बूस्टर कब आ रहा है? बेटा बोर्ड बूस्टर इज स्टार्टिंग आई थिंक सुपर सून. आई थिंक इट इज स्टार्टिंग ऑन 24 आई बिलीव. थोड़ा डेट्स में चेंज आया था बोर्ड बूस्टर की. तो चलिए शुरुआत करते हैं. ये बेटा अपना प्यारा सा टेलीग्राम चैनल, और आज हम पढ़े पाएंगे बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड बीटी कॉटन के बारे में. बीटी कॉटन आप मान के चलिए हर साल बोर्ड में रिपीट होने वाला टॉपिक है. मतलब अप्रॉक्स कोई मुश्किल से बीच में एक साल स्किप हो जाता है तो हो जाता है, वरना ऑलमोस्ट एवरी ईयर बीटी कॉटन पे से क्वेश्चन आता है. और ये बीटी कॉटन का टॉपिक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी था, जो मैंने आपको बोला था हम बायोटेक में ही करेंगे. तो आज हम वो टॉपिक कवर करेंगे. तो आप अगर माइक्रोब से भी पढ़ेंगे तो इट इज वन एंड दी सेम थिंग. ठीक है, कितने लेक्चर लगेंगे? वैसे इस चैप्टर में टोटल 4 लेक्चर लगेंगे. अमाउंट ऑफ लेक्चर्स विल बी 4 एंड 1 क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग सेशन. ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट इकोलॉजी, है ना? चलो, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. अब यार बात ये होती है कि आपने इतने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, हमने आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनाया, बेमतलब का खूब पैसा खिलाया तुम लोगों को, है काम तुम कुछ करते नहीं थे. एंजाइम मैं दे रही थी तुम्हें, प्रोडक्ट्स मैं तुम्हें दे रही थी, है ना? बहुत सारी चीजें थी भाई. पर बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली कहाँ काम आ रही है? तो बायोटेक्नोलॉजी बेटा काम आ रही है आपके एग्रीकल्चर में, फूड बनाने में, मेडिसिन बनाने में, एनर्जी प्रोडक्शन में, बायोरेमिडेशन दैट इज वेस्ट ट्रीटमेंट, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वेस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एंड डायग्नोसिस करने में बीमारियों का. बायोटेक्नोलॉजी बेटा आजकल हर जगह है. मतलब इस कदर बढ़ चुकी है कि जितनी भी दुनिया की मॉडिफाइड चीजें हैं सब बायोटेक्नोलॉजी से हो रही है. आप लोगों को पता हो अगर बायोटेक में आपका एक वो आता है इंसुलिन, दैट इज अपन ने जो पिछले चैप्टर में बनाया था आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन, आपकी एमआरआई मशीन. बेटा इतनी सारी चीजें हैं जो बायोटेक का पार्ट रही है ना? डायग्नोसिस के लिए मशीन, चीजें सब बायोटेक्नोलॉजी से बन रही है भाई. तुम देख रहे हो बायोलॉजी के अंदर भी टेक्नोलॉजी घुसेड़ दी है, एंड उससे क्या क्या हो रहा है. तो बेटा इसके यूज कहां कहां हो रहे हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. कैसे यार जो हमारे देश के फार्मर्स हैं वो परेशान हो रहे थे यार कि हमारे पौधे उगते हैं उनको आके कीड़े खा जाते हैं, टिड्डा अटैक हो जाता है, आसपास कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, हम क्या करें? वी नीड अ सोल्यूशन. एंड देन बेटा यस, टेस्ट ट्यूब बेबी एवरीथिंग, बायोटेक्नोलॉजी केम इनटू लाइफ. तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी में देयर आर 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज.
इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देयर आर 3 एरियाज जहां पे रिसर्च, क्रिटिकल रिसर्च एरियाज। बायोटेक्नोलॉजी में हमेशा कोशिश की जाती है एक बेस्ट कैटलिस्ट ढूंढने की, ताकि बेटा एंजाइम अपना काम जल्दी करे। आपको तो पता ही है कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को फास्ट बना देता है। तो भाई हम हमेशा सोचते हैं बायोटेक्नोलॉजी के दौरान कि भाई हर रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट हो ताकि रिएक्शंस बहुत जल्दी खत्म हो। प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट। कोई भी एंजाइम हो, कुछ भी हो, हम हमेशा चाहते हैं लेबोरेटरी में अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है उसको प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर पीएच, प्रॉपर स्टरलाइजेशन सब कुछ मिले, तभी वो चीज बेस्ट परफॉर्मेंस करेगी। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। बेटा मैंने आपको बताया था बायोटेक्नोलॉजी में लास्ट चैप्टर में, दवाई बनाने तक की प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है उसको प्योरीफाई करना, सेपरेट करना, प्रिजर्वेटिव डाल के फिर मार्केट में बेचना। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च एरिया इन बायोटेक। तुमने सोचो खूब पैसा लगा के किसी कंपनी से कुछ बनवाया, पर वो चीज प्योरीफाई नहीं करी, प्रोसेस ही नहीं करी, तो फिर क्या मतलब। दैट इज वाई ये तीनों स्टेप्स बहुत जरूरी है। ये लिखना है, ऑब्वियसली लिखना है। कैसे क्वेश्चन पूछते हो? एज पॉपुलेशन बेटा बढ़ रही है, अब तो तुम्हें पता ही है, इंडिया की तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है भाई, दर बदर पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, जितने लोग उतना खाना चाहिए, फूड की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। अब ऑफ कोर्स सी बात है, जब लोग बढ़ रहे हैं, खेती बढ़ रही है, तो खाना भी चाहिए, खाना चाहिए तो खेती ज्यादा करनी पड़ेगी। तो भाई खेती आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला एग्रोकेमिकल, आप फर्टिलाइजर्स डालो, आप पेस्टिसाइड छिड़को, आप एग्रोकेमिकल बेस्ड सारे जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाओ, ठीक है, खूब खेती करो मस्त एकदम फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल के। दूसरी टाइप आप क्या कर सकते हो, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड, मैन्योर्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तुमने सुना होगा बहुत रिच लोगों के चोचले होते हैं। इनफैक्ट आप लोग ब्लिंकिट या जेप्टो खोलोगे, आपको मिलेंगे ऑर्गेनिकली ग्रोन टमाटोज, ऑर्गेनिकली ग्रोन एप्पल, है ना। आप मार्केट जाओगे, आप रिलायंस फ्रेश जाते हो या आप डी मार्ट जाते हो, देखना वहां भी लिखा होगा सब्जी पे ऑर्गेनिकली ग्रोन गोभी। ऑर्गेनिकली मतलब कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है ना। ऐसे कई अमीर लोग होते हैं जो ऐसे कहते हैं, you know, my dad, you know, he has a farm in a garden. He plants kind of, we have our own tomatoes, potatoes and cauliflower. And you know, we also grow purple cauliflower in our back garden, bro. तो भाई बहुत लोग होते हैं जिनके घर में ना ऑर्गेनिक फार्मिंग खुद करते हैं भाई, अमीर लोगों के शौक भी होते हैं। भाई हमारे घर में तो जगह ही नहीं है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें कहाँ। वी हैव अ गार्डन बट इट इज इतना ही गार्डन कि हम मिर्ची ही उगा पा रहे हैं उसमें, बस वो भी मेरी दादी माँ के शौक की वजह से, ठीक है। हम मिर्ची, धनिया, पुदीना यही उगा पा रहे हैं बस। अमीर लोग भाई कॉलीफ्लावर भी उगा लेते हैं वहां। तो लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लाइक दैट, है ना भाई, वेरी ऑर्गेनिकली ग्रोन काइंडा, है ना। तो भाई बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिलीव करते हैं भाई, साफ सुथरे मैन्योर्स का यूज करेंगे, कोई केमिकल नहीं, खुद के। इनफैक्ट जितने भी अमीर लोग हैं बेटा, कोरोना के समय में खुद के घर की सब्जियां ही खा रहे थे। हमारे यहाँ तो बेटा कोरोना में क्या हो रहा था आपके घर पे भी हो रहा होगा। कोरोना के टाइम में क्या हो रहा था, सब्जियां आ रही थी, एक लाल कलर का दादी माँ कोई पानी बना रही थी कोई केमिकल डाल के, उसमें हम सब्जियों को धोते थे, फिर उसको गार्डन में सुखाते थे, फिर उसको पानी से धोते थे, फिर उसको घर में बनाते थे, है ना। पता नहीं क्या चल रहा था कोरोना में। और ऐसा है, मैं उस टाइम पे सोचती थी कि इतना क्या हाइजीन दिखा रहे हो, आज तक तो नहीं दिखाया कि केमिकल में धो रही हैं, पानी से ही तो धो रहे थे पहले भी आप, है ना। तो वो वाली चीज हो रही थी, है ना तो हैपेंस ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर बेटा तीसरा तरीका होता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक से जेनेटिकली यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके बायोटेक किया जाए। ये चीज बेटा हर कोई अपने घर में नहीं कर सकता, ये लेबोरेटरीज में और अंडर प्रोफेशनल्स ही होती है।
ठीक है, तीसरा क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए आप कर सकते हैं। और आज की क्लास में हम बायोटेक्नोलॉजी से ही क्या क्या बना सकते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट से बताएंगे। इज इट नोटेड एवरीबॉडी? और पता सबसे कॉमेडी बात क्या थी, मेरे को कोरोना हो रहा है घर में, मेरे पूरे घर को कोरोना हो रहा है, पर फिर भी बाहर से आने वाली सब्जी को बिना ग्लव्स पहने हाथ से ऐसे घुमा के बाल्टी में वो केमिकल डाल के उसमें हम तब भी धो रहे हैं। कोरोना हमें हो चुका है, हमें जो चीज हो चुकी है हम उसी से बचने के लिए सब्जियों को 4 बार धो रहे हैं घर में, जो हमें हो चुका है ना। तो हैपेंस। ओके, हाँ, अब आता है बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन। अब क्या हुआ, दुनिया में खाने की कमी चल रही थी, तो अचानक से एक साइंटिस्ट जागे जिनका नाम था नॉर्मन ई बोरलॉग। ही वॉज अ मैक्सिकन साइंटिस्ट और उन्होंने बोला दुनिया में बहुत गरीबी है, बहुत कम खाना है, आओ हरियाली बढ़ाएं, लेट्स डू ग्रीन रेवोल्यूशन। खैर इट वॉज अ वेरी गुड स्टेप। उन्होंने बोला यार हम ज्यादा से ज्यादा खाने का प्रोडक्शन करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा हम ऐसी टेक्निक्स लाएं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा खेती कर सके कम अमाउंट ऑफ टाइम में, है ना। अब नॉर्मन ई बोरलॉग इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और बेटा इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाए थे जिनका नाम था MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, ये पूरा एक ही नाम है। MS स्वामीनाथन इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, इंडिया की ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर थे। एंड आई थिंक मैं थोड़े टाइम पहले KBC देख रही थी, अगर आप में से कौन बनेगा करोड़पति कोई देखता हो, कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन आया था, हु इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन? MS स्वामीनाथन, है ना। और अभी आई डोंट रिमेंबर कि उसमें नॉर्मन ई बोरलॉग का नाम तो नहीं था कहीं। तो बेटा जिसको सिर्फ यही पता है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन थे, वो MS स्वामीनाथन टिक कैसे करेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये बेटा KBC का क्वेश्चन है, देख लो, 2 करोड़ का क्वेश्चन है भाई। क्या पता कभी तुम में से कोई KBC जाए, मुझे याद करना, राइट। ग्रीन रेवोल्यूशन बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन का सिंपल सा फंडा था, हम जितना खाना बना पा रहे हैं, जितनी खेती कर रहे हैं, उससे इंटू 3 कर दो, ट्रिपल, 3 टाइम्स खेती करो। क्या करो, ट्रिपलिंग करो। बट बेटा पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है वो 3 गुना करने के बाद भी कम पड़ रहा था। सोच रहे हो दुनिया में कितने लोग हैं कि जो दुनिया में ऑलरेडी खेती हो रही थी उसकी इंटू 3 टाइम्स करने के बावजूद डिमांड्स पूरी नहीं हो पा रही थी। नाउ भाई सवाल आता है, हाउ डज ग्रीन रेवोल्यूशन वर्क? मैम ग्रीन रेवोल्यूशन में ऐसा क्या कर रहे थे कि 3 गुना खेती बढ़ गई? पहला, ग्रीन रेवोल्यूशन में बेटा बेटर क्रॉप वैरायटी यूज कर रहे थे, बेहतर सीड्स यूज कर रहे थे, बेहतर चीजें, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। आप लोगों को पता है इरिगेशन मशीन, अगर आप कभी किसी खेत में गए हो या अमीर लोगों के गार्डन में गए हो तो वहां ऐसे ना एक मशीन होती है जिससे पानी ऐसे उछलता रहता है, ऐसे ऐसे से घूमती रहती है वो मशीन और उससे पानी उछलता रहता है, गार्डन में पानी जाता रहता है ना। तो बेटा आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे कि बेटर इरिगेशन प्रैक्टिसेस, बेटर मशीन्स। भाई अगर कोई हल चला रहा है वो ट्रैक्टर खरीद ले, ट्रैक्टर से ज्यादा मॉडिफाइड कोई मशीन खरीद ले, ठीक है। तो जितना आप मॉडिफाइड मशीन्स या बेटर इरिगेशन, इरिगेशन स्प्रिंकलर कहते हैं उसको, यस स्प्रिंकलर कहते हैं उसको, वेरी गुड। तो बेटा स्प्रिंकलर खरीद लें या फिर आप अपने खेत में पानी की सप्लाई के लिए कोई अच्छी मशीन लगवा लें जिससे हर पौधे को प्रॉपर पानी जाए। यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ताकि बेटा आपके खेत में कीड़े मकोड़े ना आए, खेती खराब ना हो और आप बेहतर तरीके से ज्यादा खेती उड़ा पाए। क्लियर? तो ये 3 चीजें बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन एम था। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ही यही था
कि बेहतर, अच्छी क्वालिटी की और ज्यादा अमाउंट में खेती की जाए। उसके लिए अच्छी क्रॉप वैरायटी, अच्छी मशीन्स और अच्छे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए। क्लियर है मैम? आपके घर भी होगा ये तो। क्या स्प्रिंकलर? बेटा तुमने मुझे क्या अमीर अंबानी की पोती समझ रखा है क्या बेटा? मतलब हालांकि बचपन से पापा ने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, बट मैं इतनी कोई अमीर नहीं हूं कि बेटा मेरे घर पे स्प्रिंकलर लगे हों। अच्छा साइड हो जाऊं? कोई कह रहा है मैम साइड हटो प्लीज। लो भाई लो। मैम आप यकीन नीट बैच में पढ़ाओगी क्या? बेटा तुम बोलो, पढ़ा देंगे हम तो। कितनी खुशी हो रही है। कोई लिख रहा है मैम वी आर बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स। नोट कर लो अच्छे से। नोटेड। क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम लोग बेटा पढ़ेंगे अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, है ना? दैट इज एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। ठीक है, तो बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड अपन ने अभी शुरू में पढ़ा था, याद करो कि एग्रोकेमिकल बेस्ड फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है और बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से होने वाली मतलब बायोटेक्नोलॉजी से कौन कौन सी फार्मिंग हो पा रही है? रिड्यूस रिलायंस ऑफ पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, वी कैन यूज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके खेत में कम से कम केमिकल्स यूज हो, है ना? ठीक है, अच्छा सुन लो भाई, तुम यहाँ पे बकैती करवा लो पूरे टाइम, है ना? ध्यान दो। रिड्यूस्ड रिलायंस मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके खेत में कम से कम केमिकल यूज हो, कम से कम इंजेक्शन और दवाइयां लगाई जाए पौधों को, आप पेस्ट रेजिस्टेंट पौधे यूज करो। ठीक है, अगर आप चाहते हो बेटा, बहुत बार क्या होता है, मान लो टमाटर की खेती हो रही है। टमाटर बेटा एक ऐसा है ना, वो है कि अगर आपने उसको समय से नहीं उतारा तो वो गल जाता है, खराब हो जाता है। तो भाई कई लोगों को पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी होता है। ओवर राइपनिंग ऑफ टमाटो, टमाटर ज्यादा ही राइपन हो गया कि वो गल गया, तो बेटा वो मार्केट में बिकेगा क्या? तुम कभी टमाटर खरीदने जाते हो तो तुम क्या गला हुआ टमाटर लाते हो घर पे, या अच्छा सा लाल मोटा तगड़ा टमाटर लाते हो? तुम गला हुआ टमाटर तो नहीं लोगे। तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी इस चीज में भी मदद करता है, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। बहुत सारे फार्मर्स को बेटा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो रहा था। इनहैंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, बेटा आप में से, मैंने तो नहीं खाया गोल्डन राइस, बट आप में से हो सकता है कुछ बच्चों ने गोल्डन राइस खाया हो। मेकिंग क्रॉप्स दोज अ फर्म अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस, इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर, सैलिनिटी, ड्रॉट, रेनफॉल। ऐसे पौधे बनाना जो टेम्परेचर से, ज्यादा बारिश में खराब ना हो, दैट इज पॉसिबल वाया बायोटेक्नोलॉजी। एफिशिएंट मिनरल यूजेज बाय क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स बनाओ जिनको मिनरल यूजेज एफिशिएंटली हो पाए। ठीक है मैम, व्हाट इज जीएमओ? ऋषि बेटा ये मैंने बायोटेक्नोलॉजी की फर्स्ट क्लास बताया, जीएमओ इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जिनको अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, आपको समझ आएगा। तो गोल्डन राइस का क्या फंडा है मैं आपको बताती हूं। बेसिकली पहले आप लोग लिख लो, आप लिख लो कि भाई बायोटेक्नोलॉजी से क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। आप ऐसी क्रॉप्स बना सकते हो जिसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का कम यूज हो। आप पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होने से बचा सकते हो। आप गोल्डन राइस बना सकते हो।
आप एबायोटिक स्ट्रेस से बचाने के लिए क्रॉप्स बना सकते हो, आप एफिशिएंट मिनरल यूजेज वाली क्रॉप्स बना सकते हो। क्लियर? लिख लो पहले, नोटेड लिख देना चैट बॉक्स में, सो दैट आई कैन नो तुमने लिख लिया है। नोटेड? वाओ। तो बेटा ये आप देख सकते हो, ये एक डैफोडिल का पौधा है। दीज आर डैफोडिल्स। भाई कोई गाना गा रहा है टीचर, उनकी आवाज मुझे यहां तक आ रही है। और ये है बेटा गोल्डन राइस। ठीक है, तो बेटा डैफोडिल जो पौधा होता है, इसके पास एक जीन होता है जिसे कहते हैं बीटा कैरोटीन जीन, विच इज प्रीकर्सर और विटामिन ए। बेटा मतलब इनके पास, इन पौधों के पास एक जीन होता है जिसे कहते हैं बीटा कैरोटीन जीन। ये जीन के पास विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और बेटा हम क्या करते हैं, दिस जीन is incorporated in rice using vector, जिससे बेटा enriched न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है इन राइस की, और इन राइस को फिर हम कहते हैं गोल्डन राइस। तो बेटा गोल्डन राइस क्या होता है? आप में से कितने बच्चों ने बेटा गोल्डन राइस खाया है? बेटा ये मार्केट में मिलता है, इस पे गोल्ड नहीं लगा होता है। बेसिकली ये राइस की विटामिन ए में बहुत रिच होता है, क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी से बनाए गए चावल हैं। एक पौधा होता है डैफोडिल बेटा, जिसका एक जीन होता है बीटा कैरोटीन जीन, जो विटामिन ए बनाता है। इस जीन को हम राइस के साथ इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से बेटा ये राइस एकदम विटामिन ए एनरिच्ड होता है और ऐसा गोल्डन सा दिखने लगता है। इसे कहते हैं गोल्डन राइस। ओ खाया है तुमने? भाई एम आई दी ओनली गरीब इन दिस क्लास? यार मैं मम्मी से आज ही बात करूंगी, क्या मैंने गोल्डन राइस खाया है। भाई मुझे पूछना पड़ेगा, 2 साल से बकायदा मेरी इंसल्ट हो रही है इस बात पे कि मैंने गोल्डन राइस नहीं खाया है। आज ही ऑर्डर करूंगी, टुडे ओनली आई विल ऑर्डर। मैम टिश्यू कल्चर पढ़ाया नहीं बेटा, टिश्यू कल्चर मैं इस चैप्टर में लास्ट में पढ़ाती हूं। इनकॉर्पोरेट मतलब डाल दिया बेटा इसके जीन के अंदर, प्रीकर्सर मतलब विटामिन ए बनाने वाला। ठीक है, तो बेटा फोर्थ पॉइंट क्या है? मेकिंग, कोई बच्चा पूछ रहा था मैम फोर्थ पॉइंट रिपीट कर दो। मतलब बेटा एबायोटिक स्ट्रेस से बचाने वाले पौधे, मतलब आप पौधे को ऐसा बना दो कि ज्यादा टेम्परेचर में, ज्यादा बारिश में वो खराब ही ना हो। ठीक है, एबायोटिक स्ट्रेस से। क्लियर है? गोल्डन राइस बना लिया। इस तरीके से बेटा हम बना पाते हैं। अब बेटा मैं आपको एक बहुत ही मस्त सी स्टोरी बताने वाली हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर की स्टोरी सुननी पड़ेगी सबसे पहले आपको, तो उसके लिए मैं एक बार चैट बॉक्स बंद करूंगी ताकि तुम सुनो। तो स्टोरी है बेटा बीटी कॉटन की। आप लोगों ने सुना होगा बीटी कॉटन के बारे में। तो बीटी कॉटन एग्जैक्टली होती क्या है? तो अब क्या हो रहा था, कॉटन के खेत थे। ये होते हैं बेटा कॉटन के खेत, ऐसे से होते हैं सुंदर सुंदर। इन कॉटन के खेतों में होता क्या था, एक कीड़ा आता था। ये कीड़ा बेटा कॉटन के
खेती को बर्बाद कर देता था, आता था। इसका नाम था कॉटन बॉलवर्म। ये आता था और कॉटन की खेती खराब कर देता था। सारे भाई फार्मर्स परेशान होने लगे। सारे फार्मर्स बोलने लगे भाई व्हाट इज दिस, इंसेक्ट डैमेजेस, है ना। कौन सा इंसेक्ट करता है डैमेज बेटा? कॉटन बॉलवर्म। क्या करता है? डैमेजेस कॉटन। कॉटन बॉलवर्म बेटा कॉटन की खेती को डैमेज कर रहा था। परेशान हुए साइंटिस्ट, सब फार्मर्स पहुंचे। जब बेटा कोई बहुत बड़ा इशू होता है तो वो साइंटिस्ट तक पहुंचा, गवर्नमेंट तक पहुंचा। अब जब साइंटिस्ट के पास ही आया, साइंटिस्ट ने बोला यार हमें रिसर्च करने दो। साइंटिस्ट खेत में गए। खेत में उन्होंने देखा कि अगर 100 पौधे हैं तो कुछ 10 पौधे ऐसे थे जिन पर यह हमला नहीं कर रहा था। उन्होंने सोचा यार इन 10 पौधों के पास ऐसा क्या है कि इन पर ये अटैक नहीं कर रहा। कुछ तो ऐसा होगा उन 10 पौधों के पास जैसे जो ये कीड़ा उन पे अटैक नहीं कर रहा है। वी हैव टू फाइंड। जब उन्होंने फाइंड किया तो पता चला कुछ पौधों पे जिस पे कॉटन बॉलवर्म अटैक नहीं कर रहा था, उन पौधों के ऊपर बेटा एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis करके एक बैक्टीरिया था। यह बैक्टीरिया बेटा जिस भी पौधे के ऊपर था उस पर कॉटन बॉलवर्म अटैक नहीं कर पा रहा था। साइंटिस्ट ने कहा, फार्मर्स को बोला चिंता ना करें आप, वी विल टेक केयर ऑफ दिस, नाउ वी नो व्हाट टू डू। उन्होंने देखा यार इस बैक्टीरिया के पास एक स्पेशल टाइप का जीन है जिसे कहते हैं क्राइजीन। क्राइजीन इस जीन को अगर हम कॉटन के पौधे में ही डाल दें और बीटी कॉटन करके कॉटन उगा दे, बैसिलस thuringiensis कॉटन, तो कोई भी कॉटन बॉलवर्म अटैक कर ही नहीं पाएगा। सॉर्टेड लाइफ, वी आर सॉर्टेड। क्यों भाई, क्या बात बताओ? इतना समझे मैंने जो बोला? क्या आप समझे बेटा जो मैंने बोला? डिड यू गेट व्हाट आई से? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। टिश्यू कल्चर सिलेबस में नहीं बेटा, टिश्यू कल्चर आपके सिलेबस में है। पहले टिश्यू कल्चर स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड एनहांसमेंट करके चैप्टर होता था, उसका पार्ट था, बट वो चैप्टर आपकी एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया। पर एनसीईआरटी ने उस टिश्यू कल्चर के टॉपिक को इस चैप्टर में ऐड कर दिया। इस चैप्टर के सेकेंड पन्ने में एनसीईआरटी में टिश्यू कल्चर के बारे में दे रखा है, तो वो हम पढ़ेंगे जब ये चैप्टर के लास्ट लेक्चर में, ठीक है? डोंट वरी, पढ़ाती हूं मैं सब। अब बेटा साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया, हाउ डू वी मेक कॉटन प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट? तो बेटा इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? जो बैक्टीरिया था बैसिलस thuringiensis, इसका जीन, इसका क्राई जीन बाहर निकाला। पर हमें कॉटन के पौधे में अगर बेटा इसको डालना है तो वी नीड अ वेक्टर। तो यहां इन्होंने एक वेक्टर लिया। बेटा प्लांट्स के केस में हम किसको एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं? बेटा प्लांट्स के केस में मैंने आपको लास्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के लेक्चर नंबर 5 में जो कि रिकॉर्डेड गया था उसमें बताया था कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस के पास एक टीआई प्लाज्मिड होता है जिसको हम एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं,
इसको निकाल लिया बाहर, ठीक है, दोनों के ऊपर कट लगाया, दोनों को कट करके लाए, ठीक है, इनको ज्वाइन कर दिया, एंड इसको कॉटन के पौधे में डाल दिया, कॉटन के पौधे में बेटा इसको डाल दिया, ठीक है। आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, इसको डीएनए लाइगेज से ज्वाइन किया और फिर इसको कॉटन के पौधे में डाल दिया। अब ये कॉटन के पौधे में बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने डाल दिया, बस बस हो गया। आजा बताते तुझे, आजा कॉटन बॉलवर्म, तेरी हड्डी पसली एक करते हैं। तो मैम अब कॉटन बॉलवर्म के साथ क्या होगा, ठीक है, अब आ जाओ बेटा, स्पेलिंग मिस्टेक एक बार तुम देख लेना अगर कोई है तो, ठीक है। अब बेटा क्या होगा देखना, अब देखो, अब मजा आएगा, ठीक है, अब तुम्हें मजा आएगा। क्या होगा अब बेटा, ये रहा आपका कॉटन का पेड़, दिस इज, नाउ दिस इज नॉट अ नॉर्मल कॉटन, दिस इज बीटी कॉटन, इसे कहेंगे बीटी कॉटन। अब हमारा कीड़ू आ रहा है, कीड़ू को थोड़ा स्टाइलिश बनाएंगे हम, दिस इज आवर कीड़ू, ठीक है। इसका नाम है कॉटन बॉलवर्म, ठीक है, कॉटन बॉलवर्म आया, कॉटन बॉलवर्म आया। अब समझना है क्या होगा, कीड़ू, किड्डू इनका, ये आया, ये आके इसकी पत्ती को खाने लगा। चलो आओ, नॉर्मल जिंदगी है, रोज खाता हूं कॉटन, रोज कॉटन खाता हूं, आज भी कॉटन ही खाऊंगा। इसको क्या पता रातों रात यहां कॉटन नहीं बीटी कॉटन आ चुकी है। हेलो एक्सक्यूज मी, बीटी कॉटन उगा चुके हैं हम। आजा आजा बेटा, तेरे को भी देख लेंगे। अब जैसे ही ऐसे खाता है, जो क्राई जीन है बेटा एंटर्स गट ऑफ इंसेक्ट, इसकी गट में बेटा ये क्राई जीन पहुंच गया, ये रहा, ठीक है बेटा। ऐसा ही बनाना एग्जाम में, ट्रस्ट भी, एग्जामिनर तुम्हारे मार्क्स काट दे तो तुम मुझे बताना। अब बेटा इसके पेट में, दिस इज द गट, ये इसका गट है, इसका पेट। अब यहां पे बेटा बहुत सारे एपिथेलियल रिसेप्टर्स हैं, तो ये क्या करता है, राइजीन बाइंड्स विद epithelial receptors in insects gut, releases prototoxins, एंडोटॉक्सिन्स। इसके पेट में जाते ही बेटा ये इसके एपिथेलियल रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है और क्या करता है, पॉइजन बनाने लगता है इसकी बॉडी में, जिसकी वजह से
spores develop in insect body and it dies, मर जाता है। तो अब बेटा ये कैसा हो गया, उल्टा बना देते हैं। डेड, मर गया भाई, बॉडी में इसके क्या हुआ, इट डाइड। तो क्या हुआ था बेटा, क्या हुआ, क्राइजीन जैसे ही इसकी बॉडी में गया, इसकी बॉडी के गट के रिसेप्टर से बाइंड किया और बेटा इसकी बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज किए, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में बहुत सारे छेद हो गए एंड ये मर चला। आंखें बंद कर देते हैं इसकी, सॉरी मैम क्या किया आपने, अरे मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया बेटा, ये बीटी कॉटन ने किया, ठीक है, इट डाइड। क्लियर है? फटाफट से बताएंगे। इज इट क्लियर एवरीबडी? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, फटाफट से बताएंगे। ये चीज आप यहां देख भी सकते हैं कि बीटी टॉक्सिन इसने खाया, फिर ये क्रिस्टल्स बने इसकी बॉडी में, प्रोटोटॉक्सिन्स, इसके एपिथेलियल रिसेप्टर्स से बाइंड किया, ये मर गया। RIP। ये 1 मिनट, यहां मैंने एक चीज थोड़ी वो लिखी है, मैं इसको प्रॉपरली लिख देती हूं, सॉरी। क्राइजीन फॉर्म्स एंडोटॉक्सिन्स या प्रोटोटॉक्सिन्स that binds with epithelial receptors in insects gut। ठीक है, मिस यू बीटी कॉटन नहीं, मिस यू कीड़ू। कॉटन बॉलवर्म मरा है बेटा, ये थोड़ी मरी है कॉटन। कई लोगों ने तो RIP कॉटन ही कर दिया है। फटाफट से बताएंगे, सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। जैसे ही इसने कॉटन को खाया, ये क्राइजीन इसकी बॉडी में घुसा, इस क्राइजीन ने टॉक्सिन्स बनाए जो इसके रिसेप्टर से बाइंड करे और फिर बेटा इसकी मौत हो गई। फटाफट से बताएंगे, CC in the chat box with pink hearts everybody। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, ये टॉक्सिन्स एक्टिवेट। अब आप लोगों में से किसी बच्चे ने एक चीज नहीं पूछी कि मैम ये क्राइजीन टॉक्सिन बनाता है, तो ये बीटी कॉटन क्यों नहीं मर रही थी इस टॉक्सिन से? अगर ये कीड़ा मर सकता है तो कायदे से तो ये बीटी टॉक्सिन से ये भी मर जानी चाहिए थी। पर होता क्या है, सुने, सुनना, होता क्या है बेटा, क्राइजीन जैसे ही इसकी बॉडी में जाता है तो क्राइजीन फॉर्म्स टॉक्सिन्स, बट टॉक्सिन्स get activated in gut of insect due to alkaline pH in
midgut of cotton bollworm। बेटा इस कॉटन बॉलवर्म के यहां पर पेट में एल्कलाइन पीएच होता है, जिसकी वजह से बेटा ये जो टॉक्सिन्स हैं ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो बेटा अगर कोई पूछे कि यार इस टॉक्सिन की वजह से ये पेड़ क्यों नहीं मर रहा, बेटा वो इसलिए नहीं मर रहा क्योंकि ये टॉक्सिन सिर्फ एल्कलाइन पीएच में ही एक्टिवेट होते हैं, जो कि बेटा इसके मिडगट में है। क्लियर है? क्लियर है? फटाफट बताएंगे। CC in the chat box with pink hearts. एल्कलाइन बेटा बेसिक, अरे यार एल्कलाइन और एसिडिक पता नहीं है तुमको? तुम्हारा पेट एसिडिक है, इसका पेट एल्कलाइन है। एल्कलाइन क्या होता है बेटा? बुलाती हूँ तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर्स को, एल्कलाइन नहीं पता, सबस्ट्रेट नहीं पता, पता नहीं क्या क्या ही नहीं पता तुमको। लगता है छठी क्लास से केमिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी। तो बेटा यही चीज हमने यहां भी लिखी हुई है। आइए अब आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट बेटा, कौन सा चॉइस ऑफ क्राइजीन डिपेंड्स ऑन बोथ पेस्ट एंड द प्लांट। बेटा क्राइजीन सिर्फ बीटी कॉटन बनाने में ही मदद नहीं करता, क्राइजीन और चीजों में भी मदद करता है, सिर्फ कॉटन के प्लांट को ही रेजिस्टेंट नहीं बनाता। कौन से टाइप का क्राइजीन यूज होगा वो डिपेंड करता है जीन्स फॉर, बेटा जैसे अगर कॉटन बॉलवर्म को मारना है तो क्राई 1AC या क्राई 2AB जीन का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कॉर्न बोरर, बेटा कॉर्न बोरर क्या होते हैं? ये होते हैं जो भुट्टे, दीज आर कॉर्न बोरर्स, जो बेटा भुट्टे के अंदर छेद कर देते हैं। ये कीड़े होते हैं बेटा जो भुट्टे की फसल, दैट इज कॉर्न की फसल को खराब करते हैं। इनको तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दिस इज कॉटन बॉलवर्म। ये बेटा कॉटन की खेती को खराब करते हैं। वैसे ही बेटा कॉर्न बोरर कॉर्न की खेती को खराब करते हैं। तो अगर आपको कॉर्न को रेजिस्टेंट बनाना है तो क्राई 1AB जीन डालना पड़ेगा कॉर्न के पौधे में। पर अगर कॉटन बॉलवर्म से बचाना है तो क्राई 1AC एंड क्राई 2AB जीन का इस्तेमाल किया जाएगा। बेटा बैसिलस thuringiensis इज हार्मफुल फॉर वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स। बेटा लोगों को क्या लगता है कि ये जो बीटी है बैसिलस thuringiensis ये सिर्फ कॉटन बॉलवर्म कॉर्न बोरर्स को मार रहा है, नहीं बेटा, ये और भी इंसेक्ट्स को मार सकता है। लेप्टिडोटेरेंस, सीलेप्टेरेंस एंड डिप्टेरेंस। लेप्टिडोटेरेंस में मतलब टबैको बर्डवर्म को, आर्मी वर्म को, कॉर्न बोरर को, कॉटल बॉलवर्म को। सीलेप्टेरेंस में बीटल्स को, डिप्टेरेंस में मॉस्किटो और फ्लाइज को भी बेटा बैसिलस thuringiensis इतना खतरनाक बैक्टीरिया है जिसके जीन का इस्तेमाल करके आप इतने सारे इंसेक्ट्स की मौत कर सकते हो या खेतों को इन इंसेक्ट से बचा सकते हो, जस्ट विद द हेल्प ऑफ क्राइजीन ऑफ बैसिलस thuringiensis। ठीक है, तो याद रखेंगे बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखे लेप्टिडोटेरेंस, सीलेप्टेरेंस एंड डिप्टेरेंस। क्वेश्चन आता है सीलेप्टेरेंस के नाम लिखो बीटल्स, डिप्टेरेंस के नाम लिखो मॉस्किटो फ्लाइज, ठीक है, लेप्टिडोटेरेंस के नाम लिखो टबैको बर्डवर्म, कॉटन बॉलवर्म, कॉर्न बोरर्स, आर्मी वर्म। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है क्या? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? फटाफट से बताएंगे। सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। इन जीन्स के नाम बेटा स्पेसिफिकली 3 जीन के नाम दे रखे, आपको याद करने ही पड़ेंगे। इसे आप याद नहीं करेंगे बेटा तो दिक्कत होगी। यू हैव टू मेमोराइज दीज जीन्स। क्राई 1AC, क्राई 2AB, क्राई 1AB फॉर कॉर्न बोरर्स। फटाफट बता देंगे। क्रिस्टल क्लियर है? वेरी गुड। आ जाइए एनसीईआरटी हाइलाइट्स देखते हैं।
तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी इस चैप्टर में बताया गया है मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज, बेस्ट कैटलिस्ट चुनो, ऑप्टिमल कंडीशंस चुनो और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको शुरू में लिखवाए हैं। फिर बेटा इस चैप्टर में बोला गया है बायोटेक्नोलॉजी को एग्रोकेमिकल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड बेस्ड क्रॉप्स में भी यूज किया जाता है। हमने तीनों टाइप की फार्मिंग के बारे में पढ़ा था। तीनों टाइप की फार्मिंग के बारे में पढ़ने के बाद हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। दैट ग्रीन रेवोल्यूशन इज ट्रिपलिंग ऑफ द फूड सप्लाई, जिसमें आप इंप्रूव्ड क्रॉप वेराइटी, यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड यूज ऑफ बेटर फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हो ताकि आप खेती बढ़ा सको। फिर बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से आप क्रॉप्स को एबायोटिक स्ट्रेस से रेजिस्टेंट बना सकते हो, केमिकल प्रोडक्ट से डिपेंडेंसी हटा सकते हो, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का बचा सकते हो, मिनरल यूजेज बाय क्रॉप्स इनहैंस कर सकते हो, न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड बढ़ा सकते हो, जैसे गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए। बेटा ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की मदद से या बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम एग्रीकल्चर में क्या बदलाव ला सकते हैं। एबायोटिक स्ट्रेस से क्रॉप को रेजिस्टेंट बना सकते हैं, कम केमिकल्स के इस्तेमाल हो वो रेजिस्टेंट बना सकते हैं, बेटर मिनरल यूजेज, बेटर न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड्स, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। कितना कुछ हम इससे कर सकते हैं, ये हम लिख चुके हैं पॉइंट्स। फिर बेटा ये रहा बीटी कॉटन का टॉपिक कि भाई बीटी टॉक्सिन, ये एक टॉक्सिन बनाता है जिसकी वजह से बेटा कॉटन जो प्लांट है वो बचता है। इससे हमने बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टमाटो, पोटैटो, सोयाबीन जैसे बेटा बहुत सारे पौधों को रेजिस्टेंट बनाया है। बीटी कॉटन में बेटा बैसिलस thuringiensis है, या आप देख सकते हो ये लेप्टिडोटेरेंस, टोबैको वर्डवर्म, आर्मी वर्म, सीलबटेरेंस बीटल्स, डिप्टेरेंस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, इनसे बेटा बचाता है। ये प्रोटीन्स क्रिस्टल बेस्ड टॉक्सिन्स बनाता है जो इंसेक्ट की बॉडी में जाते ही उसकी बॉडी को कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एक्टिव फॉर्म, क्योंकि अल्कलाइन पीएच होता है इसके गट का। ये इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन एक्टिवेटेड प्रोटोटॉक्सिन्स बन जाते हैं इसकी गट में। किसमें? मिड गट में। एपिथेलियल सेल्स से बाइंड करते हैं और इसकी बॉडी में पोर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से बेटा इसकी डेथ हो जाती है। हर चीज लिखवाइए आपको बेटा फ्लो चार्ट में। याद रखना है ये प्रोटोटॉक्सिन इनएक्टिवेटेड है, अल्कलाइन पीएच में जाके एक्टिवेट होते हैं, पढ़ चुके हैं हम। फिर बेटा यहां लिखा है कि बीटी टॉक्सिन स्पेसिफिक है, ठीक है। जैसे आप यह देखिए Cry1AC, क्राई जीन इस्तेमाल किया जाता है, Cry1AC एंड Cry2AB का इस्तेमाल किया जाता है टू कंट्रोल बॉलवर्म, Cry1AB फॉर कॉर्न बोरर। ये जीन्स के नाम बेटा मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कैसे कॉटन बॉलवर्म छेद कर देता है, कॉटन की खेती खराब कर देता है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ बेटा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, बीटी कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ये बेटा क्रॉप यील्ड बढ़ाने में मदद करती है। हाउ वॉज बीटी कॉटन प्लांट मेड रेजिस्टेंट? ड्रॉ फ्लो चार्ट। कैसे अपन ने इनकॉर्पोरेट किया? डिस्क्राइब द मैकेनिज्म विच लीड्स टू दिस। फ्लो चार्ट बनाएंगे, डायग्राम बनाओ जो मैंने बनाया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कैसे वो मरा, आपने ऐसा क्या किया, आपने क्राई जीन इनकॉर्पोरेट किया वेक्टर में, कॉटन के प्लांट के अंदर डाला, फिर वो टॉक्सिन्स रिलीज हुए, पूरा प्रोसेस बताओ जो मैंने आपको लिखवाया है। फिर बेटा क्वेश्चन है 2023 में, व्हाई डू फार्मर्स प्रेफर टू ग्रो बीटी कॉटन? भाई क्यों? क्योंकि वो एक रेजिस्टेंट टू पेस्ट है। नेम एनी 2 इंसेक्ट्स दैट आर किल्ड बाय बीटी टॉक्सिन, कॉटन बॉलवर्म एंड कॉर्न बोरर। Explain the mechanism by which BT cotton kills the bacteria. ठीक है, kills the insect, sorry. फ्लो चार्ट ड्रॉ करो, ड्रॉ करके दिखाओ फ्लो चार्ट। 2020 में अगेन क्वेश्चन है, नेम द इंसेक्ट दैट अटैक्स कॉटन क्रॉप्स, कॉटन बॉलवर्म। हाउ हैज बीटी कॉटन से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? ड्रॉ करो फ्लो चार्ट।
व्हाट इज द रोल ऑफ जीन क्राई 1AB? बेटा कौन बोरर को मारने के काम आता है? ये जीन बीटी कौन बनाने के काम में आता है? समझे कितने इजी टॉपिक्स थे। ठीक है, होमवर्क लिखेंगे, आप अपनी डीपीपी शीट सॉल्व करेंगे आज की, साथ में नोट्स एंड एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। ठीक है, आज छोटा ही लेक्चर लिया। एक्चुअली मैं आज पढ़ा सकती थी, बट फिर आज अगर मैं एक और वो पढ़ाती तो आप कंफ्यूज हो जाते बीटी कॉटन और उस टबैको वाली चीज में, इसलिए मैं आज एक ही टॉपिक पढ़ाया बीटी कॉटन वाला, वो दूसरा नहीं पढ़ाया, वरना आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, तो थैंक यू, माय बेस्ट एक्सप्लेनेशन एवर मैम। ओ थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट, है ना। कि आपको बेटा, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ यार कि मैं किसी चैप्टर या किसी टॉपिक को इजीएस्ट वे पॉसिबल मैं आपको पढ़ा पाऊं, एंड इफ आई एम सक्सेसफुली डूइंग इट आई हैव वन इन लाइफ, ट्रस्ट मी, इफ आई हैव सक्सेसफुली डन दैट। ठीक है, मैं आज इतनी जल्दी कैसे खत्म कर दी, इतनी छोटी क्लास यार, क्योंकि आज अब जो कल का टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक फिर थोड़ा सा अगेन ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, तो फिर आपकी क्लास खिंच जाती। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे आरएनए साइलेंसिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। ठीक है, कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास थोड़ी लंबी ले लेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, है ना। थैंक यू थैंक यू, अरे बहुत तारीफ हो गई मेरी। ओह, कॉटन बॉलवर्म का ध्यान रखो तुम। ठीक है, गिविंग ग्रुप हग टू एवरीबडी, लव यू ऑल। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर खत्म करते हैं चैप्टर को। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।